तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इग्नू संजीवनी पे। और आज हम लोग करने वाले हैं BHDLA 136 हिंदी भाषा लेखन कौशल। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, फिर उसके बाद जो भी उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, और उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा आपको। और गाइस देखो, मुझे भी पता है कि आप लोगों के पास ज़्यादा समय है नहीं क्योंकि कल ही ये पेपर है। ठीक है, तो मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा ना यार कि जिसे आप लोग 1 घंटा पहले भी देखो ना पेपर से, आपको वर्थ इट लगे कि हाँ भाई कुछ सीखा। और यार पक्का है कि क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, मैं भी आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। मैंने खुद 4 क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से एनालिसिस करा और उसके फिक्स पैटर्न्स थे और क्वेश्चंस रिपीट कर रहे थे। जो जो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आप बाद में ये ना बोले कि हवा में कुछ भी बोल देते हैं आजकल यूट्यूबर्स। ठीक है, तो आप एक बार उसे अच्छे से देखना यार, खुद देखना। और कुछ देर में आपको पता चल जाएगा कि वीडियो में आगे देखोगे या नहीं देखोगे। अगर पसंद ना आए तो आगे बढ़ जाना। लेकिन यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, अगर यार देखो आखिरी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं कंटेंट लाता रहूंगा। ठीक है, चलिए अब पेपर देख लेते हैं वरना आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों देखिए, अभी अपने पास है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है ना, मैंने इनको काफी बार एनालाइज करा और उसके बाद मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आपके लिए तैयार किया है। ज्यादा टाइम नहीं था तो मैं 5 क्वेश्चंस ही ऐसे फाइंड आउट कर पाया। तो देखिए, दिसंबर 2022 का एक पेपर है अपने पास और जून 2022 है। ठीक है, थोड़ा सा जरा इसको शिफ्ट कर दूं मैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास जून 2022, फिर दिसंबर 2022 और उसके बाद आता है अपना जून 2023। तो देखिए, अब इसके अंदर क्या है कि जो सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड है मैं आपको दिखाता हूँ। अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप तैयार कीजिए। एक बार रिपीट हुआ, सेम क्वेश्चन देखिए। अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप तैयार कीजिए। ये 6 मंथ के इंटरवल में थे। और यहाँ पे देखिए सेम एक ऐसा क्वेश्चन आता है, सरकारी पत्र का एक प्रारूप तैयार कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको ना इसके लिए एक और मतलब जैसे ये सरकारी पत्र का प्रारूप और ये जो भी है क्या कहते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, मैं ये आपको दोनों कवर कराऊंगा। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर बनता है और ये 10 मार्क्स का गारंटीड है। देख लो, हर बार रिपीट हुआ है। देखो फिर एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन, अपने क्षेत्र के सरकारी अस्पताल की स्थिति पर एक समाचार तैयार कीजिए। समाचार तैयार करना है। 2023 दिसंबर 2022 वाला पेपर था। अब जून 2022 में देखिए, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच पर एक समाचार पत्र तैयार कीजिए। इसके अंदर भी आपको एक तैयार करना है। अब देखिए सेम, अपने नगर या क्षेत्र की स्वच्छता अभियान पर एक समाचार पत्र तैयार कीजिए। तो गाइस देखो, यहाँ से आपके कंफर्म हो गए 20 मार्क्स। 20 मार्क्स देखो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शब्दों के अर्थ पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे आपसे ना कुछ जनरल क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, है ना। जैसे समाचार लेखन की प्रक्रिया, तो ये तो आप बता ही देंगे कि समाचार लिखने की प्रक्रिया में क्या होता है कि पहले जो घटना स्थल होता है हमें उसकी जांच करनी पड़ती है और उसकी जानकारी को इकट्ठा करना पड़ता है कि उसके कारण क्या रहे। ठीक है, क्योंकि समाचार के अंदर काफी ज्यादा लोग पढ़ते हैं तो हम कुछ भी उल्टा गलत सलत नहीं छाप सकते। तो आप ना इसके जो भी मतलब पॉइंट्स आपको लगता है आप अपने दिमाग से सोचिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसको हाईलाइट करके और उसके बारे में आप जो भी जानते हैं थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कीजिए। चलिए, अब ऐसे इसी के अंदर है जैसे तार्किक लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो ये मैं आपको गाइस बिल्कुल इस वीडियो को मैं कवर करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ सकता है। क्योंकि टिप्पणियों में भी ना कई बार पूछ लेते हैं कि मतलब तार्किक लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो तार्किक लेखन में क्या होता है कि जिसमें हम तर्क वितर्क करते हैं ना, मतलब तर्क देकर अपनी बातों को लिखते हैं, वो तार्किक लेखन कहलाता है। और इसके अलावा जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, वो एक आएगा गाइस, भाव पल्लव। देखिए, भाव पल्लवन, भाव पल्लवन की विवेचना कीजिए। ये 2023 में रिपीट हुआ है ना, मतलब 2023 में आया। अब ये सेम क्वेश्चन ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और, शायद 2022 वाले जून के पेपर में, भाव पल्लवन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, भाव पल्लवन जो होगा ना, ये मैं आपको उदाहरण भी समझा दूंगा। उसके अंदर आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा जो तार्किक होगा, मतलब जिसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, और एक ऐसा उदाहरण जिससे आपको भाव पल्लवन बिल्कुल अच्छे से समझ आए और कभी दिमाग से उतरेगा ही नहीं वो भाव पल्लवन। ठीक है, और इसके अलावा मेरे ख्याल से उतना खास कोई टॉपिक हम नहीं कवर कर पाएंगे ज्यादा टाइम ना होने की वजह से। लेकिन पेपर काफी इजी रहने वाला है ओवरऑल, है ना। और कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्वेश्चंस यही हैं जो हैं। लेकिन ये टिप्पणियों पे ना आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि जितनी भी ये टिप्पणियां है ना, बहुत ही जनरल क्वेश्चन से आती हैं।
जैसे 2023 में भी देखें तो अनुवाद की भाषा, तार्किक लेखन की प्रक्रिया, अनौपचारिक पत्र। अब देखिए अनौपचारिक पत्र क्या होता है, जो हम अपने किसी भाई बंधु, ठीक है, माता पिता, मतलब इनमें से किसी को हम लिखते हैं, ठीक है। और टिप्पण, समाचार का संपादन, ये सब, ठीक है। तो ये सब ज्यादा टफ नहीं आने वाला पेपर। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और अच्छी तरीके से पढ़िए, और ट्राई कीजिएगा कि और वीडियोस को भी आप लोग देख लें। अगर मैं कवर नहीं करा पा रहा, इसका ये मतलब नहीं कि आप कहीं और से नहीं उसको कवर करें। आप बिल्कुल अच्छे से, जहां आपको लगता है कि जहां मिल रहा है कंटेंट, वहां से उठा लो यार, क्योंकि पेपर में पास होना मायने रखता है, ठीक है। और गाइज, ये था आज की वीडियो के, मतलब इसके बाद तो मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा कि कैसे क्या हो रहा है। चलिए, तो दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन था, उसके अंदर मतलब जो हमेशा रिपीटेड होते हैं, मतलब जो इसके अंदर हमें एक पत्र का प्रारूप तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रारूप से पहले मतलब समझो यार, प्रारूप होता क्या है, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश तो लिखी नहीं होगी जैसे जनरली पेपर्स में होता है, पूरा हिंदी का है। तो हिंदी में ही आपको समझना पड़ेगा। तो प्रारूप का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन क्या आया था कि सरकारी पत्र का एक प्रारूप तैयार कीजिए। आई होप ये क्वेश्चन रिपीट हो, ये नहीं होगा तो एक दूसरा अनौपचारिक पत्र का रिपीट होगा। तो हमें ना बस स्ट्रक्चर बना के रखना पड़ता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो देखो, पहले प्रेषक का नाम होता है। प्रेषक मतलब जो बंदा लिख रहा होता है, ठीक है। फिर पद नाम, जो बंदा लिख रहा होगा उसका कोई पद भी तो होगा, डेजिग्नेशन। और मंत्रालय विभाग, क्योंकि अधिकतर ना ये जो सरकारी प्रारूप होते हैं ना, ये ऑफिशियल्स होते हैं, है ना। तो लेफ्ट में ये सारी डिटेल्स आएंगी, और जो राइट में डिटेल्स होगी ना, उसके अंदर होगा पत्र संख्या, मंत्रालय विभाग, ठीक है। स्थान और तिथि। और ये स्थान और तिथि को ना ऊपर नीचे लिखा जाता है, ठीक है। और बीच में ना मोहर भी रहती है। कई सारे मैंने जब पेपर्स को देखा था ना, एनालाइज किया था, मतलब किस तरीके का लिखा जाता है, तो उसके अंदर ना जो बीच वाला एरिया था, तो वहां पे अ, विभाग की मोहर लगी होती है। तो जो राइट हैंड होगा, हमेशा याद रखना, राइट के अंदर पत्र संख्या, मंत्रालय विभाग, स्थान तिथि। और लेफ्ट में हम लोग अपना प्रेषक, मतलब जो बंदा लिखने वाला होगा उसका पदनाम, मंत्रालय विभाग, ठीक है। उसके बाद सेवा में पदनाम विभाग, जो इस बंदे को अब लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ के मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। और स्थान जो भी हो, दिल्ली है जैसे, ठीक है। और विषय, तो यहाँ पे विषय में ना आप लोग लिख देना कि जिस विषय के लिए या फिर जिस संबंध में यह पत्र लिखा जा रहा है। अगर इतना भी लिखोगे ना तो एक अच्छा इम्पैक्ट वो देगा, ठीक है। उसके बाद महोदय, और फिर इसके अंदर आप लोग ना चाहे तो इसको ऐसे डैश डैश करके छोड़ देना, या फिर लिख देना कि विस्तार के अंदर पूरा वो क्या कहते हैं, जो भी दृश्य हो उसके बारे में, ठीक है। जो भी समस्या हो उसके बारे में लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखिए, फिर उसके बाद भवदीय, और मतलब इज्जत के साथ थोड़ा आदर सत्कार करेंगे, अपना हस्ताक्षर और नाम, पदनाम, विभाग, ठीक है। ये वो जो बंदा मतलब प्रेषक जिसे कहते हैं, प्रेषक जो बंदा लिख रहा होता है लेटर, वो। और यहाँ पे संकलन, ठीक है, या प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित, यहाँ पे जिस बंदे को दिया जाएगा उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। और उसका डेजिग्नेशन भी आप लिख सकते हो, है ना। तो ये एक फॉर्मेट है। और अगर आप चाहें ना तो इस फॉर्मेट को एक बार लिख लेना यार, और अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। या तो ना यहाँ पे डायरेक्ट वो भी आ जाता है कि मतलब सिर्फ बंदे का नाम जिसके लिए लिखा जाता है उसको लिख के छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये है औपचारिक, एक बार फिर से देख लीजिए। जो अपना राइट हैंड होगा उसके अंदर पत्र संख्या, मंत्रालय विभाग, स्थान तिथि, बीच के अंदर मोहर आती है। यहाँ पे ना एक तुम लोग गोला बनाना और उस पर मोहर लिख देना। और जो लेफ्ट हैंड होगा अपना, उसके अंदर प्रेषक, पदनाम, मंत्रालय विभाग, सेवा में, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम स्कूल के अंदर लेटर लिखा करते थे। तो अगर इतना हो गया हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप तैयार कीजिए। अब गाइज देखो, एक क्वेश्चन था ना जिसमें हमें टिप्पणी भी करनी थी, ठीक है। तो टिप्पणी के लिए ना मैंने अनौपचारिक की टिप्पणी लिख रखी है, इसी से ना आप औपचारिक की भी टिप्पणी बना देना। अगर आपको लिखा हुआ है कि सरकारी पत्र की टिप्पणी, मतलब सरकारी पत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, अनौपचारिक क्या है, इस प्रकार के पत्र में, अनौपचारिक का बता रहा हूँ, औपचारिक का भी मैं इसके बाद आपको बता दूंगा, ठीक है। इस प्रकार के पत्र में सुख दुख, मन की बात और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। पत्र में भाषा साधारण बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, जिसमें प्रापक को पत्र में लिखी बात आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। पत्र प्रेषक और प्रापक का पता स्पष्ट व साफ लिखा होना चाहिए।
तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है ना कि इसके अंदर हम अपने जो पर्सनल बातें होती है ना उनको शेयर करते हैं, क्योंकि अनौपचारिक पत्र अपने मित्र, ठीक है, घर वालों को, इन सबों को ही लिखा जाता है। और यहीं पे आपको अगर थोड़ा चेंज करना हो, अगर यही आपसे औपचारिक पत्र के बारे में पूछ ले, तो इस प्रकार के पत्र को हम क्या कहते हैं, किसी परेशानी, समस्या आदि को सुलझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। अब पत्र में भाषा साधारण बोलचाल की होनी चाहिए, तो इसको वहां पे औपचारिक में चेंज कर देना कि पत्र के अंदर भाषा कार्यकालिक होनी चाहिए और इसके अंदर साधारण बोलचाल का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो औपचारिक पत्र होते हैं ना उसके अंदर आपको इज्जत दिखानी पड़ती है, क्योंकि आप वो अधिकतर बड़े अधिकारी को ही लिख रहे होते हैं, ठीक है। यार अधिकारी तो अधिकारी है, उसकी हमें उसकी इज्जत ना करके उसके ओहदे की इज्जत तो जरूरी करनी चाहिए, ठीक है। हमेशा से ही करना चाहिए ये, ठीक है। और उसके अंदर देखो ये जैसे जिससे प्रापक को पत्र मिलने में आसानी समझ आए, ठीक है। और इससे मतलब सेम है कि उससे पत्र में इस तरीके की बोलचाल को लिखा जाए और स्पष्ट रूप से अपने संदेश को लिखा जाए। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। पत्र और प्रेषक के प्रापक का पता स्पष्ट, मतलब उनके ना जो एड्रेस होने चाहिए वो अच्छे से लिखे होने चाहिए ताकि वो पहुंच सके, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग एक चीज ट्राई करना कि आप ना पॉइंट्स बनाने की कोशिश करना। पॉइंट्स बनाओगे ना तो उससे ज्यादा हाईलाइटेड लगेगा और पसंद भी आते हैं वैसे आंसर्स टीचर्स को, ठीक है। अब एक बार अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देख लीजिए, स्ट्रक्चर। सबसे पहले प्रेषक का पता, ठीक है, और उसका नाम भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद, समाप्ति। तो देखिए, जैसे ये ऐसे होता है ना कि प्रिय मित्र दीपक, ठीक है। मतलब उसके बारे में लिख देना, पहले उसका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ना दिनांक लिख देना और फिर संबोधन, जैसे जो भी तुम करते हो ना कि प्रिय मित्र या पिता को लिखते हो तो पिताश्री, है ना, ऐसे करके नमस्ते पिताश्री। अभिवादन, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी, ऐसा कुछ कि मैं अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नंबरों से पास हुआ, ठीक है, विद्यालय में मैंने बहुत ही नाम कमाया, ये वो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा अनुच्छेद जिसमें वस्तु बारे में पत्र लिखा जाता है, मतलब दूसरा अनुच्छेद कभी भी होता है ना तो पहले में क्या होता है कि आप बहुत कम शब्दों के अंदर चीजों को समझाते हैं, दूसरे में उसका विस्तार करते हैं और तीसरे में समाप्ति, ठीक है। और जैसे दोस्त का वो पत्र को समाप्त करते हैं तो हम बोलते हैं कि अंकल आंटी को मेरा नमस्ते कहना या अंकल आंटी को मेरा प्यार देना, ठीक है। और अगर घर वालों को लिखते हैं तो मम्मी को मेरा प्रणाम कहिएगा और छोटे भाई बहनों को स्नेह दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको इसमें लिखना नहीं है, फिर से दोहराता हूँ, प्रारूप का मतलब होता है स्ट्रक्चर, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बना के तैयार करना है। और अगर आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, ये एक अच्छा इंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा ओवरऑल, ठीक है। तो ये सब आपको समझ आ गया हो, इसे जरूर देख लेना यार, क्योंकि 10 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। अब इसके बाद देखो एक और 10 नंबर का क्वेश्चन जो हमेशा आता है, समाचार तैयार करने का, ठीक है। तो समाचार तैयार करने, आपने समाचार देखा होगा, सबसे पहले क्या होता है इसमें शीर्षक लिखा जाता है। तो मान लो कि एक कदम स्वच्छता की ओर पे है ये हमारे पास, ठीक है। तो समाचार शीर्षक क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर, और कौन से मतलब अपने नगर क्षेत्र में सफाई अभियान का शुभारंभ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, अपने नगर या क्षेत्र के स्वच्छता अभियान पर एक समाचार तैयार कीजिए। तो हमें अपने नगर या क्षेत्र के स्वच्छता अभियान पर एक समाचार तैयार करना था। तो शीर्षक क्या हो गया, पहले तो एक कदम स्वच्छता की ओर, फिर अपने नगर क्षेत्र का नाम लिखिए, ठीक है, में सफाई का शुभारंभ। अब उसके बाद, ठीक है, आपका नगर क्षेत्र, मतलब नगर क्षेत्र जैसे जो भी हो, मोहल्ला हो आसपास का, ठीक है। और फिर तारीख लिखिए, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन से शुरू कीजिए, शहर की गलियों और चौराहों को स्वच्छ और हरित बनाने के उद्देश्य से आपका नगर, मतलब जो भी आपका नगर हो, के निवासियों ने एक महत्वपूर्ण पहलू की शुरुआत की। स्वच्छता अभियान का उद्देश्य न केवल सफाई करना बल्कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और जिम्मेदारी की भावना जगाना भी है। इस अभियान या आयोजन संगठन, ठीक है, जो भी समिति वगैरह ने आयोजित किया हो, ठीक है। आप देखो गाइज, मैं ये बोल इसलिए रहा हूँ ना, जो पढ़ के मैं बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा यार, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो कभी माइंड में कुछ आता नहीं है, तो हम जो सुन के जाते हैं ना ओवरऑल हमें वही याद रहता है, ठीक है। तो एक बार मैं बोलता हूँ, आप लोग इसको समझ लेना और जल्दी से मैं इसको समझा दूंगा आपको, ठीक है। जिससे स्थानीय निवासी, स्कूल के छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और नगर पालिका के कर्मचारी सम्मिलित हुए। इस अभियान की शुरुआत प्रमुख अतिथि या संगठन के प्रमुख द्वारा झाड़ू लगाकर की गई, ठीक है, झाड़ू लगाकर शुरुआत की गई। और यार देखो पैरा छोड़ना, मतलब जो लाइन होती है ना, लेकिन इतनी मत छोड़ना, ये तो मैंने फॉर्मेटिंग की है ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि वीडियो में
अब कुछ बच्चे बोलते थे कि क्लियरिटी सही से नहीं आती, थोड़ा बड़ा रखो इस फॉन्ट वगैरह को और फुल स्क्रीन वीडियो बनाओ, तो इसलिए ऐसा करना पड़ा मुझे, ठीक है। और बाकी ये देखिए, इस अभियान ने कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक के उपयोग की कमी और सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई पर विशेष जोर दिया गया। स्वयं सेवक सड़कों, ठीक है, सड़क, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों पर कचरा एकत्र किया गया, उसे उचित तरीके से निपटान किया गया। और देखो लास्ट का एंडिंग देखो, आप सिर्फ फॉर्मेट देखो यार, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज होगा ही। रिपोर्टर, आपका नाम, रिपोर्टर की जगह अपना नाम लिख देना, ठीक है, और समाचार स्थान का नाम जहाँ का आपने समाचार लिखा है। तो सबसे पहले फॉर्मेट में क्या था, पहले शीर्षक देना है, फिर जगह का नाम देना है ना, और तारीख, और शुरू हो जाना है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे नगर क्षेत्र का था ना, इसीलिए यहाँ पे आपका नगर क्षेत्र दिया गया और तारीख डाल के और शुरू कर दिया गया। समाचार लेखन बिल्कुल होप कि आपका ये टॉपिक हो गया हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन, भाव पल्लवन की विवेचन कीजिए, ठीक है, भाव पल्लवन का की विवेचना कीजिए। तो देखो भाव पल्लवन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। देखो, तो भाव पल्लवन अगर आपको मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊं ना, तो मूल कथन जो होता है ना, उसका विस्तार करना ही भाव पल्लवन कहलाता है, ठीक है। और ये संक्षेपण के बिल्कुल विपरीत होता है। अब देखो इसको ना मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से बताता हूँ। आज मेरा ब्रेकअप हो गया, अगर लड़के बोले तो बस बात यही खत्म है, वो संक्षेप में बोल के खत्म कर देंगे कि भाई आज मेरा ब्रेकअप हो गया। पर यही अगर किसी स्त्री या महिला के साथ हुआ हो, तो वो कहेगी आज मेरा ब्रेकअप हुआ, और उसके बाद जो कहानी वो बताएगी ना, उसको कहा जाता है भाव पल्लवन। मतलब एक छोटी सी बात का विस्तार कर दिया जाए और उसके इतनी अच्छे से समझाया जाए ना कि आपको भी लगे कि हाँ भाई ये मेरा दुख है, ठीक है। तो वही भाव पल्लवन है। चलिए समझिए एक बार, आम मतलब कार्यकालिक भाषा में समझिए, बाद में अनौपचारिक भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। भाव पल्लवन हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण शैली या प्रविधि है, जिसका उपयोग कविता, कहानी, नाटक या अन्य साहित्य रचनाओं में भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे भाव पल्लवन है तो भाव से भावना शब्द आ रहा है, ठीक है। तो उसको ना भावना, जो मतलब एक शब्द के पीछे छुपी भावना है ना, उसको प्रकट करने को ही भाव पल्लवन कहते हैं, ठीक है। भाव का अर्थ होता है भावना या अनुभूति, और पल्लवन का अर्थ होता है विकसित करना या फैलाव, ठीक है। इसलिए भाव पल्लवन शब्द का अर्थ है भावनाओं का विस्तार या उनका विकास करना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। और अगर इसको याद रखना हो ना गाइस, तो याद रखना ये बिल्कुल ही जैसे वो होता है ना संक्षेपण। अगर आपसे पूछा जाए संक्षेपण क्या होता है, तो ये भाव पल्लवन के बिल्कुल विपरीत होता है संक्षेपण। मतलब इसके अंदर हम अपनी बात को जितना शॉर्ट कह सकते हैं उतना शॉर्ट कह के खत्म कर देते हैं, है ना। देखिए, इस प्रविधि में एक लेखक या कवि एक विशेष भावना या अनुभूति को अपनी रचना से इस तरह विकसित करता है कि भावना पाठक या श्रोता के मन में गहराई तक उतर जाती है। इसके लिए विविध उपमाएं, रूपक, अलंकार आदि का प्रयोग किया जाता है, ताकि भावनाओं की तीव्रता और गहराई को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सके। तो गाइज इसे एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि जो इस मतलब ये जो विधि होती है, प्रविधि होती है, इसके अंदर जो लेखक होता है ना, मान लीजिए कि भाई साहब दो लड़कियों का ग्रुप है, आप समझना। जो लेखक है उसका ब्रेकअप हुआ है, वो है सबसे तगड़ी वो लड़की जिसका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो अब वो अपनी बातों को इतने मतलब भावना के साथ उसके अंदर पूरा मिर्च मसाला लगा के बोलेगी ना, कि दूसरी को इतना फील आएगा उस बात का कि उसकी गहराई में उतर जाएगी और उसके दर्द को समझेगी, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि कविता में दुख या शोक का भाव व्यक्त किया जा रहा है, तो भाव पल्लवन के माध्यम से कवि उस दुख को विभिन्न चित्र, उपमाओं और प्रतीकों के माध्यम से इस तरह प्रस्तुत करेगा कि पाठक उसे दुख को अपने अनुभव की तरह महसूस करेगा, और जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होगी वो समझेगी ये मेरा दुख है। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था, बट ये एक ऐसा वे था कि जिससे ना आपको याद रहे यार। देखो भाव पल्लवन, पहले मैं भी जब ये टॉपिक पढ़ता था ना, तो मेरे को भी कुछ ढंग का याद नहीं रहता था, पर फिर वही है यार, दिमाग शैतानी है, तो थोड़ा घुमा उमा के कुछ भी बना देता हूँ मैं, जिससे मुझे अच्छे से याद रहती हैं चीजें। तो आई होप आपको भी भाव पल्लवन कभी भूलोगे नहीं यार, और याद रखोगे कि मैंने पढ़ाया था आपको भाव पल्लवन, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रेकअप्स, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लो कि जो संक्षेप मतलब मूल कथन होता है ना, जैसे मान लो कोई मूल कथन है कि संतोष में ही परम सुख है।
अब इस कथन को तुम इतना बढ़ाते जाओ ना कि भाई पूरा लिख दो कि संतोष करने से जीवन के अंदर एक स्थिरता आती है, जिससे व्यक्ति हर एक चीज का आनंद लेता है और वो उसे अधिक अंत में सुख की अनुभूति होती है। मतलब उस बात को हम इतना बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे ना कि मतलब लेख जो भी श्रोतागण हो, सुनने वाला हो, ठीक है, वो पूरी तरीके से उस भावनाओं में अपने आप को पाए, ठीक है, और इससे उसके अंदर भी उस चीज की एकदम छवि उतरती जाए, और इसको पूरा विस्तार से उसे समझाएंगे, ठीक है। अब चलिए, तार्किक लेखन का तात्पर्य बताइए। एक और क्वेश्चन था, तार्किक लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें विचारों और तर्कों को सुव्यवस्थित, सुसंगत और युक्ति संगत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के लेखन विशेष रूप से विचारों को स्पष्ट, तार्किक और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने पर केंद्रीकृत होते हैं। तार्किक लेखन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। अब देखो, तार्किक लेखन क्या होता है कि जब भी हम कोई लेख लिखते हैं ना, और उसके अंदर हम तर्कों का, ठीक है, विचारों का इस्तेमाल करने लगे, तो उसे तार्किक लेखन कहा जाता है। अब देखिए, इसके अंदर ना एक चीज जो होती है वो सबसे कॉमन क्या होती है कि हम अपनी बातों को रखने के लिए ना तर्क का इस्तेमाल करेंगे। अब तर्क क्या होता है, जैसे आपको किसी चीज का कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, कि जैसे किस तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूं मैं, तो मान लो कि जैसे आप लोगों को बोलना होता है ना कि मैंने बाइक बहुत तेज चलाई, तो भाई ऐसी स्पीड थी बाइक की कि पूछो मत, कि एरोप्लेन की स्पीड। कुछ ऐसा तर्क देके हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं, जिससे इंसान को लगता है ना, उसके ऊपर क्या कहते हैं, विश्वास आ जाता है, ठीक है। तो सुव्यवस्थित, सुसंगत, ठीक है, और युक्ति संगत तरीके से प्रस्तुत करना, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होता है, स्पष्टता आती है। अगर हम बोले कि भाई मैंने ऐसा चलाया कि एरोप्लेन की स्पीड, तो उससे स्पष्टता है कि भाई ने बहुत तेज बाइक चलाई है आज, ठीक है। लेखन में विचारों को स्पष्ट और सहज तरीके से प्रस्तुत करना, ताकि पाठक आसानी से समझ सके। अब आसानी से समझ जाओगे कि उस बंदे ने कितनी तेज बाइक चलाई। संरचना, विचारों और तर्कों को एक व्यवस्थित और तार्किक क्रम से व्यवस्थित करना, जिससे पाठक के लिए निष्कर्ष तक पहुंचना आसान हो। देखो फिर, जब वो उसकी संरचना उसने ऐसे कर दी ना कि आप एकदम समझ जाओगे कि हाँ भाई, भाई ने हमारा आज बहुत तेज बाइक चला गया है, तो हम एकदम एक आखिरी उस पे पहुंच जाएंगे, निष्कर्ष पे, ठीक है। तर्क संगता, तार्किक और सुविचारित तर्कों का प्रयोग करना, जो विचार को मजबूती प्रदान करे। अब उसने मजबूती प्रदान करने के लिए बोला कि भाई मैंने हेलीकॉप्टर की स्पीड या एरोप्लेन की स्पीड से चलाया, इसे भी समझ गए होगे। प्रामाणिकता, सत्यता और प्रामाणिक सूचनाओं का प्रयोग करके अपने तर्कों को सशक्त बनाना, ठीक है, मतलब प्रमाण दिया और उसको एकदम ही कंफर्म बना दिया। निष्कर्षता और निर्णय, उपयुक्त तर्कों के माध्यम से विश्वसनीय और युक्त निष्कर्ष प्रस्तुत करना, ठीक है। तार्किक लेखन का मुख्य उद्देश्य विचारों को ऐसे तरीके से पेश करना है जो पाठक के विचार विमर्श और विश्लेषण के लिए प्रेरित करे और उन्हें सही स्पष्ट निष्कर्षता तक पहुंचाए। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ये 5 क्वेश्चंस ना काफी ज्यादा रिपीट कर रहे थे। अब इसके बाद ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं अभी कवर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे को भी ज्यादा टाइम नहीं मिला था इसको बनाने के लिए, थोड़ा मैं भी बिजी था। तो एक ना और था कि जैसे समाचार लेखन की प्रक्रिया, तो समाचार लेखन की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि आपको ना समाचार मिले, ठीक है। समाचार के पीछे मतलब कोई घटना होती है, ठीक है, उसको सुव्यवस्थित ढंग से लिखना होता है, ठीक है, और उसके अंदर तर्कों को प्रस्तुत करना होता है, और बातों की गहराई को मतलब पेश करने के लिए दस्तावेजों को इकट्ठा वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर्स को करें, और ये जितनी भी टिप्पणी आएंगी ना काफी आसान आएंगी, और इससे ज्यादा टफ पेपर आने वाला नहीं है। और गाइज, मेक श्योर आप ना कुछ और भी कंटेंट देख लें यूट्यूब के ऊपर। वैसे तो मैंने जितना पढ़ाया है ये जरूर आने के चांसेस हैं, इसमें से 3-4 क्वेश्चंस तो पक्का ही आएंगे, ठीक है। तो आप जितना पढ़ो यार, देखो उतना ही अच्छा रहता है, और जहाँ जहाँ से ज्ञान मिले ले लेना चाहिए आपको, ठीक है गाइस। दिस इज ऑल, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आई होप अगर टाइम मिला तो मैं एक और, तो यार देखिए, वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, कुछ दिखाना चाहता था। मतलब ये जो है अभी आपकी वजह से है, इतने व्यूज, इतना प्यार दिया आप लोगों ने, और काफी ज्यादा वीडियोस को पसंद किया, थैंक यू सो मच यार। और जरा ये सब्सक्राइबर्स देखो यार, यहाँ देखो व्यूज कितने सही हैं, वॉच टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन ये सब्सक्राइबर्स काफी कम है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यार जो भी हूँ आप लोग की वजह से हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो यार। सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। और बाकी असाइनमेंट्स वगैरह के भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं वो भी अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।